वो मंगलसूत्र ले जाएंगे। मैं समझता हूँ मंगलसूत्र जो उन्होंने पहनाया था उसकी तो उन्होंने कभी इज्जत की नहीं 70 साल में। जी नमस्कार, हमारा नाम है कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं देवम बाट। देवम बाट पर हम आपको मिलवाते हैं ऐसे जुझारू नेताओं से जो नेता आपके हक हकीक की लड़ाई को लड़ते हैं और जो आपको मजबूत करते हैं। वैसे ही एक नेता से आपको मिलवाने के लिए लाया हूं जो नेता पहले एक अध्यापक था। अध्यापक से धीरे धीरे कब ट्रांसफॉर्म हुआ एक लड़ाके नेता में, और छात्र राजनीति से निकला एक नेता जो आज सांसद बनने को जा रहा है। तो आइए मैं आपका सीधा रुख करता हूं किसान नेता, किसान केसरी श्रीमान अमराराम जी की तरफ। नमस्कार सर, आपका थोड़ा सा जीवन परिचय, कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई पॉलिटिकल में, विदाउट बैकग्राउंड के आप यहाँ तक आए? ऐसा है कि श्री कल्याण कॉलेज जो राजस्थान का सबसे बड़ा महाविद्यालय था, पीजी महाविद्यालय, वहाँ 79-80 में मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। उससे पहले किशन सिंह ढाका रहा। उसके बाद कंटिन्यूस जब भी चुनाव हुए तो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI जीतती रही है। वो वामपंथी विचारधारा से संपर्क में आने से निश्चित रूप से कॉलेज की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 1 साल के लिए अध्यापक रहा। फिर गांव वालों ने सरपंच बनाया, 2 दफे सरपंच रहा। सरपंच रहते रहते 93 में विधायक, जो 93 से 2013 तक लगातार 4 टर्म से मैं विधायक रहा। और हमेशा जनता के मुद्दों को, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, नौजवान, आम जनता के मुद्दे, जहाँ भी समस्याएं आई है, जनता को साथ लेकर के उस संघर्षों को लड़ने का काम किया और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को झुकाने का काम किया और जनता को जीत दिलाने का काम। वो मंगलसूत्र ले जाएंगे। मैं समझता हूँ मंगलसूत्र जो उन्होंने पहनाया था उसकी तो उन्होंने कभी इज्जत की नहीं 70 साल में जी। इसलिए लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज देश की जनता जान चुकी है जो भी वायदे किए, एक भी वायदा पूरा करने के बजाय अंबानी अडानी को मालामाल किया और देश की जनता को बेहाल किया। इसलिए उनको ब्याज सहित चुकाने का काम इस 2024 के लोकसभा चुनाव में। आप लगभग 4 दशक से राजनीति में हैं जी। आप 4 दशक से राजनीति में हैं और 9 से 10 आंदोलन, बड़े आंदोलन कर चुके हैं। छोटे आंदोलनों की कोई गिनती है नहीं। तो आप जब आंदोलन करते हैं उस वक्त आपकी मंशा क्या रहती है? क्योंकि राजस्थान में अब तक कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी की कभी सरकार रही नहीं, तो आपकी तो लड़ाई होनी। तो वो अब आपको कभी गुंडे कह देते हैं, आप ही के पार्टी के लोग अपने आप को बागी बताते हैं। अब आप बागी हो कि गुंडे हो? ऐसा है, राजस्थान की किसान और आम जनता को आज़ादी के बाद राजनेताओं ने जिस तरह से उनके साथ विश्वासघात किया आंदोलनों में, मैं समझता हूँ चाहे वो 86 की बिजली का आंदोलन हो, चाहे बाजरे की लेवी का सवाल हो, ये राजनीतिक दल सब के सब जितने भी दल थे वो राज सत्ता के साथ थे। लेकिन ये संघर्ष ही था, चाहे वो बाजरे की लेवी थी, चाहे गेहूं की लेवी थी, चाहे बिजली की रेट बढ़ोतरी का सवाल था, चाहे कर्जा माफी का, चाहे काले कानूनों के खिलाफ। सत्ता पक्ष ने अक्सर आपके ऊपर भी बड़े मुकदमे दर्ज करवाए हैं। आपके ऊपर अब लगभग कितने मुकदमे हैं? अब कोई मुकदमा नहीं है। जब मैं उनकी राजनीतिक जमीन छीन रहा था, जब उन्होंने खूब मुकदमे लगाए, दर्जनों मुकदमे भी लगाए, जेल में भी जाना पड़ा, मारने की भी कोशिश की, लेकिन जनता का विश्वास था कि वो अपने योजना में सफल नहीं हो। जनता अक्सर आपका संपूर्ण सहयोग करती रही है जी। लेकिन चुनाव तक आते आते जैसे आप आंदोलन करते हैं उसमें बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है, बड़े लोग इकट्ठा होते हैं। आपके आंदोलनों में एक बात ये भी देखी गई है कि आप जब आंदोलन करते हैं तो सारा खाना वगैरह खुद ही बनाते हैं, सारा कुछ जो आंदोलनकारी होते हैं वही अपने घरों से लेकर आते हैं और सारा कुछ वही होता है और वो सारा मैनेजमेंट भी वही होता है। आपको कोई पार्टी से फंड नहीं लेना होता, कोई बड़े नेताओं से आपको संपर्क नहीं करना पड़ता। लेकिन जो चुनावी समय होता है उस वक्त उन आपके वोटरों को क्या होता है ऐसा कि इतना ज्यादा वोटों में ऐसा है कि राजनीति अल्टरनेट राजनीति नहीं है जी। अभी राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अल्टरनेट में है। अब आप देखेंगे 35 साल से हर 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस रहती है।
लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी के लगातार 4 दफे जी 93 से 2013 तक मेरे को अनट्रिप्ट राजस्थान की विधानसभा में भेजा है। जी और न केवल भेजा है बल्कि पूरे राजस्थान की आम आवाम की लड़ाई लड़ने का काम किया, और सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी आपको मिला? गोविंद सिंह जी डोटासरा और मेरे को मिला है। बाकी सीकर जिले में कोई विधायक नहीं है। और निश्चित रूप से अभी भी जो पार्लियामेंट के चुनाव में जो दिल्ली संसद में जो देश का भाग्य का फैसला होता है, पिछले 30 साल से इस सीकर और शेखावाटी और राजस्थान की आवाज देश की संसद में नहीं है। मैं समझता हूँ वो आवाज पहुंचेगी। और जहां तक सरकार का सवाल है, मैं समझता हूँ जो 1984 में भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद वाले 303 से राज कर रहे हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी क्यों नहीं कर सकती? तो वो जनता के बीच में अल्टरनेट बनने का सवाल है। और जिस तरह से आर्थिक नीतियां 1990 के बाद ली गई है, वो पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का जो दौर 2008 से शुरू हुआ था, आज 2024 में भी सब बेल आउट देने के बाद में भी पूरे दुनिया के अंदर इन आर्थिक नीतियों के खिलाफ राजनीतिक संघर्ष हो रहे हैं। ऐतिहासिक किसान आंदोलन भारत में भी हुआ है, तो पहली बार आज़ादी के इस 75 साल में पहली बार ऐसा किसान मजदूर नौजवान की एकता का संघर्ष हुआ। और वो न केवल दुनिया के स्तर पर बल्कि विकसित राष्ट्रों में भी, फ्रांस जैसे, इंग्लैंड जैसे, अमेरिका जैसे, उनमें भी इन नीतियों के जो कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए नीतियां हैं और आम जनता को त्रस्त करने वाली हैं। तो निश्चित रूप से जब भी आर्थिक मंदी आई है, तो साम्राज्यवाद का अंत हुआ था जी, सामंतवाद का अंत हुआ था। और निश्चित रूप से अभी पूंजीवाद के खिलाफ जो संघर्ष है, इस मंदी का समाधान निश्चित रूप से आम जनता की सरकार के माध्यम से ही हो। आपके ऊपर एक आरोप ये भी लगता है कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। अब कम्युनिस्ट है तो विचारधारा एक होगी, क्योंकि आप लेनिन को भी मानते हैं, लेनिन विदेशी हैं। अब आप लेनिन को भी मानते हैं, तो चाइना में जो सरकार है वो कम्युनिस्ट पार्टी की है, CPIM की। अब वो कहते हैं कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी पूंजीवादियों का सहयोग करती है। अब आप कहते हैं कि हम पूंजीवादियों के खिलाफ हैं। अब आप, यदि भारत में आपकी सरकार आती है तो कहीं आप पूंजीवादियों के पक्ष में ना बैठ जाएं, ये भी तो डर हो सकता है। ऐसा है, भारत आजाद हुआ 47 में जी, 2 साल बाद में चीन आजाद हुआ जी। जहां तक कि आबादी की हमारे जो पूंजीवादी राज सत्ता में रहे हैं 75 साल में, वो एक ही तरक देते रहे हैं कि देश में आबादी बहुत है। तो हमसे ज्यादा तो आबादी चाइना की थी जी। हमसे 2 साल बाद में आजाद हुए, आज वो अमेरिका से टक्कर ले रहा है जी। तो दुनिया का साम्राज्यवाद का सरगना अमेरिका उससे घेरने की कोशिश कर रहा है। जो विकास चीन ने किया है उसकी तुलना अगर भारत से आप करेंगे, और ये बात सही है कि टेक्नोलॉजी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए वो टेक्नोलॉजी भी लेनी पड़ती है, लेकिन आज शिक्षा में, चिकित्सा में, औद्योगिक विकास में, मानव विकास में जो अफीमचियों का देश कहा जाता था, आज क्या स्थिति है आप देखिए। विकास के मापदंड में देखिए, आज अमेरिका किससे से घबराता है, वो तो पहले रूस था, अभी चीन को घेरने की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि मानव कल्याण का सबसे बड़ा राजनीतिक कोई विचारधारा है तो वो मार्क्सिज्म है जी। सवाल ये नहीं है न्यूटन ने आविष्कार किया, तो मार्क्सवाद केवल कोई मार्क्स का नहीं है, पूरी दुनिया के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक किस तरह से शोषक वर्ग और शोषित वर्ग के बीच में किस तरह से कंट्राडिक्शन चलता है, संघर्ष चलता रहता है जी। और वो सबसे सर्वोत्तम व्यवस्था है समाजवाद से साम्यवाद, जिसमें वर्गविहीन समाज होगा, सबको विकास का संपूर्ण मौका मिलेगा। केवल वही एक व्यवस्था है जो सब बुराइयों को समाप्त करके एक मॉडल समाज व्यवस्था दे सकता है, वो केवल कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट विचारधारा ही जी। आपको गोविंद सिंह डोटासरा के साथ इन चुनावों में खूब देखा गया जी। आपकी ट्यूनिंग भी अच्छी हो गई होगी उनसे, तो कभी उन्होंने अच्छी थी हमारी, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कांग्रेस में आ जाइए? नहीं, किसी ने नहीं कहा, न कांग्रेस में आने के लिए कहा और न जाने के लिए और मैं तो
4 दफे विधानसभा में रहा हूँ। जब भी 2 दफे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की भी मेजोरिटी नहीं थी, निर्दलियों को बढ़ाया, लेकिन किसी ने ऑफर देने की हिम्मत न भारतीय जनता पार्टी में थी न कांग्रेस में थी। लेकिन आज जो राजनीतिक देश की स्थितियां हैं, जिस तरह से संविधान, संवैधानिक संस्थाएं, जनता के अधिकारों को छीना जा रहा है, मैं समझता हूँ ये राजनीतिक परिस्थितियां सबको एकजुट होने की। 14 और 19 में सब अपने अपने पार्टी से लड़ रहे थे, लेकिन इस राजनीतिक परिस्थिति जो देश में पैदा की है, वो पार्टी जो देश के आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के साथ थी, उनकी गुलामी कर रही थी, उनकी पदचंपी कर रही थी, उन पर माफी मांग रही थी, वो आज देश में देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रही है और देश को अंबानी अडानी के हवाले कर रहा है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी करते थे और अब वो अंबानी अडानी की कंपनियों की गुलामी करते हैं। तो निश्चित रूप से आज इस देश की जनता को, देश के संविधान को बचाने का सवाल है। सवाल अमराराम और गोविंद सिंह डोटासरा का नहीं है, ये तो हम माध्यम है। बाकी आम जनता जनतंत्र में जनता करती है और मैं समझता हूँ जो भी देशभक्त हैं, जो जनता के साथ खड़े हैं, वो इंडिया गठबंधन में है और बहुत ही मेहनत उन्होंने की है और मैं समझता हूँ जनता ने जो समर्थन दे रहे हैं। अब की बार आपने चुनाव प्रचार में खूब दम लगाया और इस बार चुनाव प्रचार में आपके कुछ मुद्दे रहे, जिन मुद्दों के लिए हमको कहा गया कि ध्यान आकर्षित कीजिएगा, आपके द्वारा नहीं किसी अन्य के द्वारा। जैसे एक तो आर्मी को लेकर कोई मुद्दा आपके पास आया होगा कि यदि आप बनते हैं तो उन्होंने कोशिश करी है कि वो कांग्रेस भाजपा दोनों के पास गए हैं, लेकिन अब की बार उनकी आपसे उम्मीदें हैं, तो क्या आप वो? ऐसा मैंने तो हमेशा ही दम लगाया है। अब जनता क्योंकि 1998 में 1,98,000 वोट आए थे और 2,25,000 वाला जीता था, ऐसा नहीं कि दम नहीं लगाया। अब जनता का समर्थन वहाँ पहुँचते पहुँचते नहीं पहुँचा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ मुद्दों का सवाल है, मैंने कहा ना अग्निवीर योजना लेके आई है सरकार, तो इस देश के सुरक्षा के लिए, देश के जवानों के लिए सबसे खतरनाक है। इसी तरह नई शिक्षा नीति लेके आया, तो जितने भी, चाहे वो किसानों के काले कानून वापस ले लिए हों, लेकिन एमएसपी की आज भी गारंटी नहीं है। देश के मेहनत कश जो सुई से लेके हवाई जहाज बनाता हूँ कि 44 कानून संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजों से लड़के और अंग्रेजों के बाद देश की जनतांत्रिक सरकारों से लड़के लिए थे, उन सबको समाप्त करके 4 मजदूर संहिताएं बना दी गई हैं। तो उन सबको समाप्त करना, वो काले कानूनों को समाप्त करना और जनता के हक में सत्ता कानून बनाना, ये हमारा सबसे प्राथमिक, चाहे वो गारंटियां हैं तो मजदूर की, किसान की, महिला की। आज जिस तरह से दुर्गति हो रही है, मैं समझता हूँ आज जिस तरह से महिला पहलवानों ने दुनिया में डंका बजा करके गोल्ड मेडल लेके आई, आज ब्रजभूषण सिंह की जगह उसके बेटे को टिकट दी जा रही है। किसानों को कुचलने वाले गृह राज्य मंत्री टेनी को खुद को दी जा रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की सरकार किसके साथ है। देश के न किसान के साथ, न मजदूर के साथ, न विद्यार्थी के साथ, न नौजवान के साथ है। इसलिए हमारी प्राथमिकता होगी कि इस कुशासन से मुक्ति मिले, जितने काले कानून उन्हें वो सब समाप्त हों, जनता के हक में कानून बने और देश का खजाना, देश की 90% जनता के पक्ष में खर्च हो, न केवल नेता और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। जी, एक व्यक्तिगत सवाल पूछूं? मैं आपको बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ। मैं सीकर ही कॉलेज में पढ़ा हूँ, शोभा सरिया के पास। आपका एक आंदोलन था, उस वक्त हम कॉलेज में आते जाते आपको देखते थे। आज आपका कुर्ता कुछ ज्यादा सफेद है, ये इंटरव्यू को लेकर या कुछ? वैसा है कि नया पुराने फट गए, नया सिलाया तो सफेद ही पहनता हूँ मैं। तो पहले कॉलेज में पैंट बुर शर्ट पहनते थे और जब कॉलेज से निकलने के बाद, सरपंच होने के बाद, आज सफेदी कुछ ज्यादा है। सफेदी हो सकती है। ये चुनाव जीतने की खुशी तो नहीं? चुनाव से पहले ही सिलाए थे, पुराने फट गए। और मेरे साथ जो भी कार्यकर्ता है वो भी मजाक करते हैं कि आप चुनाव के वक्त कॉलर फटी हुई कमीज पहनते हो। तो वो तो चलो, ये तो आपका ये प्रोटोकॉल नहीं होता कि जैसे आप अभी चुनाव लड़े हैं, अभी हम आपको देख रहे थे, आप अकेले ही आए, आपके साथ कोई लाव लश्कर नहीं, एकदम से एकदम सिंगल आए थे आप, कोई नहीं
आए, मैं और चाबी मेरा उठाई, ड्राइवर अपने था। ऑफिस की तरफ चले मैं गए। 20 साल एमएलए भी रहा, जब मैं इस तरह का तामझाम मैं पसंद भी नहीं करता। आप बस में गए थे बस एक बार? मैं अभी भी चलता हूँ, मैं बस में, कोई बड़ी बारी नहीं, बात जयपुर नहीं। विधानसभा के लिए पहली हाँ, बार बस में गए थे आप? गए था। उस वक्त क्या है किस्सा हुआ था? एक किस्सा हुआ था कि आपको रोक किस्सा ये दिया था कि जो सुरक्षा गार्ड है, वो जो आप कह रहे वो ये है कि एमएलए आएगा, 10 उसके साथ होंगे, आगे से जाके कहेंगे एमएलए साहब आ रहे। जब अकेला जाएगा साधारण कपड़ों में, तो कौन सुरक्षा गार्ड ये मानेगा कि ये विधायक है? तो मैंने कहा मैं विधायक हूँ और ये सर्टिफिकेट है। उसने कहा सॉरी सर, मैं जो मेरे दिमाग में एमएलए का पिक्चर है वो आप में नहीं है। तो ये सुरक्षा गार्ड के साथ ही नहीं हुआ, रोडवेज में कंडक्टरों के साथ भी हुआ। अच्छा। कि वो एक दफा का वाक़ा है कि मैं जयपुर से यहाँ आ रहा था, उन्होंने कहा आप एमएलए हो ही नहीं सकते। मैंने कहा भाई एमएलए हूँ, ये मेरा पास है। फिर उसने गाड़ी रोक दी रिंग्स थाने में, तो उतर के गया कि साहब एक फर्जी एमएलए है। तो थानेदार ने कहा साला जानता नहीं, इसका नाम अमरा राम है, 2 से एमएलए। तो ये क्योंकि लोगों के दिमाग में एमएलए का पिक्चर है कि सफेद नील दी हुई होगी, 10 गाड़ियों के साथ आएगा, 10-20 लोग साथ होंगे, आगे से जाके कहेंगे एमएलए साहब आ रहे हैं। तो आम जनता के विधायक के रूप में रहे, और विधायक रहते हुए भी मैं 8 दिन 13 दिन लोगों के बीच में सड़क पे सोया हूँ। तो एमएलए को ये शिकायत है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को कि अमरा राम विधायक के लिसी करता है। तो मैंने कहा भाई आम जनता बनाती है, तो आम जनता के बीच में रहना कोई गुनाह नहीं है। जी। इस बार आपने वीरेंद्र सिंह के सामने चुनाव लड़ा, जो नारायण सिंह के बेटे हैं। उन्होंने पहले विधायक का चुनाव उनके सामने लड़ा, अब वो आपके साथ थे, क्या पूरा सहयोग किया उन्होंने? सभी ने किया, मैंने कहा ना, एक वीरेंद्र सिंह नहीं, सभी ने। ऐसा है जितना भी गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन में 28 पार्टियां हैं, सबने आमने सामने लड़ा है। 14, 19 विधानसभा, तो आमने सामने लड़े हैं। जब भी तो भारतीय जनता पार्टी 35 वाली राज कर रही है, 65 वाले देख रहे हैं। इसलिए ये पूरा देश में गठबंधन हुआ, देश में गठबंधन हुआ तो राज्य में गठबंधन हुआ। और मैं समझता हूँ इसको सब पार्टियां जो ये महसूस करती थी वही इंडिया गठबंधन में। और दूसरा वो आरोप लगाते हैं एनडीए वाले, इसमें तो 28 है, उनके तो 38 हैं। उनको इसकी फिक्र लगती है कि 28 एक जगह इकट्ठे क्यों हो गए, क्योंकि उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। इसलिए ये राजनीतिक स्थितियां पैदा हुई है, और निश्चित रूप से चुनाव आमने सामने में लड़े। उनको उनके सामने नहीं, उनके पिताजी के सामने लड़ा। मैं 2013 में जब 2000 हो गया, उनको परास्त भी किया। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे अग्रणीय रोल चौधरी नारायण सिंह जी ने निभाया कि अब राजनीतिक परिस्थितियां हो सकता है हम आमने सामने लड़े हों, लेकिन आज इस देश के कुशासन को मिटाने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर के तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। और मैं समझता हूँ राष्ट्रीय नेताओं से लेकर के राज्य के नेता, जिले के नेता, कार्यकर्ता और मतदाता में तन मन और धन से जब भी कुशासन मिटेगा। जी। सुना है आप ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। जी, आप कर रहे हैं, 2 और सांसद उम्मीदवार थे, वो भी रखवाली कर रहे हैं। अब मेरी किसी से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये एक दिखावे की राजनीति है। अब आपको डर है कि दिखावे की राजनीति है? अब आप अंदाजा कीजिए किस तरह से जनतंत्र की हत्यारी भारतीय जनता पार्टी है। इसका तो टेलर तो चंडीगढ़ के मेयर में आपने देखा होगा, पूरी दुनिया ने देखा है। मतलब 35 वोटों में से 8 वोटों को रिजेक्ट कर देती है जी, कैमरे के सामने कर देती है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, ये जनतंत्र की हत्या है। और वही हत्या नहीं है, अभी आप सूरत और इंदौर में देखिए, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार से लास्ट में विड्रा करा लेते हैं। मतलब किस तरह से जनतंत्र की हत्या। जो देश का प्रधानमंत्री कहता है कि कांग्रेस मुक्त, मुख्य विपक्षी दल आज के देश में जो कांग्रेस मुक्त, इसका मतलब तानाशाही लेना चाहते हैं। इसलिए सवाल जब मेयर के चुनाव में ये कर सकते हैं, जब अपनी राजनीतिक स्थिति बचाने के लिए मुख्य विपक्षी दल का प्रलोभन देकर के, और ये पूरे 10 साल का इतिहास देखिए आप, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, मतलब चुने हुए किसी पार्टी से जाए
केवल कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दीजिए, बाकी पार्टियों को खरीद के कि कोई जीत जाए, कोई बहुमत ले आए, सरकार हमारी होगी। धन के लालच से, पदों के लालच से, ईडी और सीबीआई का उपयोग करके जिस तरह से पूरे विपक्ष को समाप्त करने की, आज देखिए देश में 2 मुख्यमंत्री, अभी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के सामने ले आइए, ये अवैधानिक गिरफ्तारी है। मतलब किस तरह से विपक्ष को समाप्त करके, शायद देश के संसदीय इतिहास में 50 से लेकर के आज तक पहली बार है जिसमें 150 से ज्यादा विरोधी सांसदों को संसद से बाहर करके कानून पास कर दिया। मैंने कभी भी संसद में बिगर चर्चा के पास नहीं हुई है। विधानसभाओं में होते रहे हैं, बजट भी होते रहे हैं, बिल भी पास होते रहे, संसद में इससे पहले मैंने कभी भी बिगर चर्चा के बिल पास होते हुए नहीं देखा। ये है जिसमें 10 बिल पास कर दिए।